दोस्तों, माय नेम इज मुकेश कुमार। एमके फर्स्ट एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इवैल्यूएशन मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन जिसे हम अंग्रेजी में इवैल्यूएशन कहते हैं। मूल्यांकन के बारे में हम ये जानेंगे कि जब हम किसी भी विद्यालय में पढ़ाते हैं तो वहाँ के विद्यार्थी जो पढ़ने वाले होते हैं उसको किस तरीके से समझाएंगे और किस विधि से समझाएंगे ताकि उनको बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्राप्त हो सके और जब हम एग्ज़ाम लेंगे तो उनका रिजल्ट बेहतर आ सके। और एग्ज़ाम के जरिए से हम पता लगा सकते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कितना हद तक वो अपने नॉलेज को कवर कर पाया है और कितना अच्छा वो रिजल्ट दे सकता है। तो हम एग्ज़ाम के माध्यम से मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के काफ़ी सारे और विधियां हैं, तो हम समय ना बिताते हुए पूरे डिटेल्स में हम बात करेंगे। मूल्यांकन में हम कुछ पॉइंट को रखे हैं, जो एक पॉइंट पे बात करेंगे। मूल्यांकन वह माध्यम है जिसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि छात्र क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं छात्र को तो उनको मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगता है कि छात्र किस लेवल का है और कितना जानता है और कितना क्या कर सकता है और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में वो उसको कितना नॉलेज है। हम मूल्यांकन करके और पता लगा सकते हैं। तो मूल्यांकन का तरीका भी डिफरेंस हो सकता है। एग्ज़ाम के थ्रू भी हो सकता है या वाद विवाद के तरह के माध्यम से भी हो सकता है या प्रतियोगिता के माध्यम से भी हो सकता है। मूल्यांकन करने के बहुत सारे विधियां हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे है। अब बी पॉइंट से हम बात करेंगे। मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। मूल्यांकन सही बात है कि या तो पढ़ रहे हैं उसमें भी मूल्यांकन आवश्यकता है और पढ़ा रहे हैं उसमें भी ज़रूरत है। जब हम किसी भी विद्यार्थी को जब पढ़ा रहे हैं तो अपने द्वारा बताए गए सिलेबस को वह कितना ग्रहण कर रहा है या हमारे पढ़ाने की विधि कितना सफल हो पा रहा है, इसमें हमें देखने को मिलती है। सी पॉइंट पे बात करेंगे। यह पढ़ने में शिक्षक को तथा सीखने में छात्र को मदद करता है। विद्यालय में जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो उन शिक्षक को भी फायदा होता है और विद्यार्थी को भी फायदा होता है। शिक्षक को ये फायदा होता है कि जब हम किसी भी सिलेबस को जब विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और जब उसका रिजल्ट होता है, परीक्षा होने के बाद में रिजल्ट आता है, तो उसमें कितना विद्यार्थी सफल हो पा रहे हैं और सफल के अनुसार शिक्षक ये जानते हैं कि मेरा पढ़ाने का विधि सही तरीका से है या इसमें और कुछ इम्प्रूव करना चाहिए या कुछ और दूसरी विधि का प्रयोग करना चाहिए। और छात्र को भी ये पता लगता है कि हम उस विषय में कितना सफल हो पा रहे हैं, टीचर के द्वारा बताए गए विधि से हम कितना संतुष्ट हैं, ताकि हमें अच्छा रिजल्ट आता है। एग्ज़ाम लेने के बाद में टीचर को पता लग जाता है और स्टूडेंट को भी पता लग जाता है। तो ये बताया गया है। अब हम मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व पे बात करेंगे, जो अंग्रेजी में द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन कहते हैं।
इसमें हम कुछ पॉइंट पे बात करेंगे जो मैक्सिमम हम 10 पॉइंट लेकर के चले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे अध्यापकों को कार्य कुशलता एवं सफलता का मापन करना। अध्यापक जब विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो उनका मूल्यांकन होता है परीक्षा के द्वारा, तो उनका रिजल्ट ही बता देता है कि अध्यापक कितना सफल है अपने शिक्षण विधि में। तो उस अध्यापक के बारे में पता लग जाता है, उनको अनुमान लग जाता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है या नहीं है, या हमें उसमें और चेंज करनी चाहिए ताकि बेहतर हो सके। तो इस पॉइंट पे ये देखा गया है। सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे बालकों को व्यवहार संबंधित परिवर्तनों की जांच करना। तो ये भी हम मूल्यांकन के माध्यम से ही कर सकते हैं। जब विद्यालय में विद्यार्थी को जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलता है। जो बच्चा अच्छा जानकार होता है या उनको पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, वो उनका विचारधारा या व्यवहार अपने आप में दिखाई दे देता है। वो अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करते हैं और किसी भी प्रश्न को उत्तर देने में वो बेझिझक अपना आंसर रखते हैं। जो उनको पढ़ाया गया है उस सिलेबस से अगर टीचर उनसे क्वेश्चन करते हैं तो जो अच्छा स्टूडेंट होते हैं वो मतलब बेझिझक होकर के आंसर देते हैं। फिर हम तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे बालकों को अधिगम कठिनाई का पता लगाना। ये भी हम मूल्यांकन के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं कि बालक को क्या कठिनाई है, या किसी भी तरीके का कठिनाई हो सकता है बालक को। तो ये काम है अध्यापक को कि बालक को देख करके या उनको कक्षा कक्ष में पढ़ाई के माध्यम से या उनको एग्जाम ले रहे हैं तो उनका सही रिजल्ट नहीं आ रहा है, किस तरीके से क्या कमी है उनमें, तो उनका कठिनाई को पता लगाना मूल्यांकन के माध्यम से भी लगा सकते हैं। फिर चौथे पॉइंट पे हम बात करें बालकों का विभिन्न श्रेणी का पता लगाना। मूल्यांकन के माध्यम से भी ये भी पता लगा सकते हैं कि बालक कक्षा में किस किस श्रेणी का है। कोई पढ़ने में तेज भी है, कोई सामान्य भी है, कोई पिछड़ा भी है। तो इस तरीके का हम पता लगा सकते हैं मूल्यांकन के माध्यम से। फिर हम पांचवें पॉइंट पे बात करेंगे निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। इसमें शिक्षक ये करते हैं कि अपना जो विधि होता है पढ़ाने के लिए, वो जिस विधि से पढ़ा रहे हैं और उनको जो रिजल्ट मिल रहा है, तो अच्छा शिक्षक वो होते हैं जो अपने विधि को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और अपने आसान विधि से विद्यार्थी को पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको सरल माध्यम से समझ में आ सके और वो अच्छा रिजल्ट दे सके। और अपने विधि में बदलाव करना ही इस पॉइंट को माना जाता है। फिर हम छठे पॉइंट पे बात करेंगे बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान करना। जैसे शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी के सामने बहुत तरीके का समस्या सामने आता है। जो देखते हैं कि जब विद्यार्थी को एग्जाम लिया जाता है तो कोई विद्यार्थी का नंबर अच्छा नहीं आता है और सबको एक समान शिक्षा दिया जाता है, फिर भी किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को मीडियम मिलता है। तो उससे विद्यार्थी से हम बात करेंगे, उनके परेशानी को जानेंगे, क्या उसका सिचुएशन है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो बुक लेने में समर्थ है या असमर्थ है, इस तरीके का प्रॉब्लम उनसे जानेंगे और जान के उनकी समस्या का समाधान निकालेंगे। हम 8वें पॉइंट पे बात करेंगे नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण विधियों को खोज करना। इसमें हम
नया विधि खोज करेंगे। जो हम पहले से जिस विधि से पढ़ाते आ रहे हैं बच्चों को, उस विधि को छोड़ करके और नया विधि का खोज करेंगे, ताकि जो पहले वाली विधि हो उससे बेहतर हो और आसानी से हम समझा सकते हैं, ताकि स्टूडेंट को किसी तरीके से परेशानी ना हो, समझने में परेशानी नहीं हो, और वो अच्छे तरीके से हर वर्ड्स को या कोई भी सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं उस सिलेबस को वो अच्छे ढंग से समझ सकता है। तो हर अच्छे शिक्षक को यही प्रयास भी करनी चाहिए कि हम जिस विधि से बालक को पढ़ा रहे हैं और उस विधि से नहीं समझ में आ रहा है, वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो हम अपने खुद से कोशिश करेंगे कि कुछ नया विधि को तैयार करें और उस विधि से हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करें, ताकि उनका भविष्य भी अच्छा हो सके और उनका रिजल्ट भी अच्छा मिल सके। साथ साथ उत्साह भी बढ़ता है टीचर को कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं और पढ़ने में भी बेहतर हैं, और स्टूडेंट को भी होता है कि हमने इस शिक्षक से पढ़ा है और अच्छा रिजल्ट भी मेरा आया है, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आती है। फिर हम 8वें पॉइंट पे बात करेंगे, बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। मूल्यांकन करने से ही हमको ये मालूम चलता है कि बालक किस तरीके से पढ़ रहे हैं और उनका नंबर अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो उसको हम बालक को समझाएंगे कि आप ऐसा ना करो, इस तरीके से पढ़ो, और उनको मोटिवेट करेंगे उस सब्जेक्ट के प्रति जिस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर देखने में हमेशा मिलते हैं। उनको मोटिवेशन करेंगे और मोटिवेशन के माध्यम से उनको उत्साह बढ़ाएंगे, ताकि वो अपने सब्जेक्ट में वो दिलचस्पी ले सकें और दिलचस्पी के साथ वो अपना शिक्षण विधि कंटिन्यू रख सकें और अच्छे से पढ़ सकें, अच्छा रिजल्ट भी दे सकें। और कुछ एक्टिविटी भी उनके सामने रखेंगे ताकि उनको समझने में आसानी हो। और कोई भी बच्चा है कि जब तक उनको मोटिवेट उस चीज़ के प्रति नहीं किया जाए, तो उनको जानकारी नहीं दिया जाए, अच्छा मोटिवेशन नहीं दिया जाए, तब तक उनको मन में कुछ हिचक सी रहती है। और जब भी किसी चीज़ के बारे में उनको बता दिया जाता है, उसके बारे में मोटिवेट कर दिया जाता है, तो हर काम वो उत्साह के साथ करते हैं और दिल से काम करते हैं। फिर हम 9 पॉइंट पे बात करेंगे, पाठ्य पुस्तक की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना। जिस लेवल का बच्चा पढ़ रहा है उस लेवल के अनुसार उनको किताब दिया जाता है, और किताबी लैंग्वेज अलग होते हैं। कुछ बच्चे को किताबी लैंग्वेज में उतना समझ में नहीं आता है, तो कि शिक्षक को ये करना चाहिए कि उनको उस पुस्तक को अच्छे तरीके से पढ़ें वो, और पढ़ने के बाद में जिस लेवल का अपने विद्यार्थी हैं स्कूल में, उनके भाषा में भी कुछ पढ़ाने का कोशिश करें ताकि उनको अच्छे से समझ में आ सके। जाहिर सी बात है, किसी भी बुक हो या कोई सिलेबस हो, ज़्यादा बेहतर ढंग से तभी समझता है बच्चा जब उस लैंग्वेज में उनका कमांड होता है। तो इस माध्यम से भी, इस विधि से भी हम इनको सही कर सकते हैं, और सिलेबस के अनुसार एक तैयार करके उनको हम पढ़ा सकते हैं। फिर लास्ट में हम पॉइंट करेंगे 10 पॉइंट, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार एवं विकास करना। शिक्षण प्रक्रिया में हम ये कर सकते हैं कि कोई भी टीचर जब विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो जो पहले से विधि आ रही है पढ़ाने के लिए, अब है कि नया टेक्नोलॉजी से भी पढ़ाई हो रहा है, जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से या प्रोजेक्टर से पढ़ाई होता है या ऑनलाइन पढ़ाई होता है। तो ये सब ऐसा विधि है कि वो सरल तरीका से स्टूडेंट तक पहुंचाया जा सकता है। अगर किसी भी स्थिति में ऐसा हो कि विद्यालय बंद भी हो, तो उनको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाते हैं टीचर, या स्कूल में भी कोई जैसे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या बायोलॉजी, साइंस हो या आर्ट्स, कोई भी हो, तो उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से
प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है। प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाने से ये होता है कि बच्चा का फोकस अपने सिलेबस पे होता है और वो अच्छे से याद कर पाते हैं, और भी लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन ही सिर्फ बना हुआ रहता है उस सब्जेक्ट के प्रति। तो और भी कुछ नए नए विधियां हैं कि अलग अलग टीचर अपना अपना विधि निकालते हैं, तो अच्छा बात है कि पढ़ाने के लिए कुछ नया नया विधि होना भी चाहिए। तो ये बताया गया है। और ये मूल्यांकन का महत्व हम 10 पॉइंट पे बात कर रहे हैं। अच्छे मूल्यांकन परीक्षा की विशेषता के बारे में बात करेंगे, जो हम 5 पॉइंट पे बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है विश्वसनीयता, जो रिलायबिलिटी कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा है वैधता, वैलिडिटी। तीसरा है विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन। चौथा है कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल। पांचवा है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। हम एक एक पॉइंट पे विस्तार पूर्वक जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे विश्वसनीयता। इसमें हम ये देखेंगे किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो परीक्षा को विश्वसनीय माना जाता है। अतः परीक्षा कैसे भी योग्यता के हो, मूल्यांकन प्रायः एक सा ही होता है। यदि एक ही उत्तर के लिए 2 परीक्षक अलग अलग अंक देते हैं तो वह मूल्यांकन विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी परीक्षा को जब एक समान माना जाता है, एक समान, एक स्तर का, एक लेवल का ही परीक्षा हो रहा है, तो वो समान स्थिति में माना जाता है। और इसमें ये भी देखा गया कि एक एग्जाम के लिए, एक उत्तर के लिए जब परीक्षा होने के बाद में जब शिक्षक के द्वारा कॉपी जांच किया जाता है, तो उसमें एक आंसर के लिए अलग अलग नंबर मिल रहा है, जो एक ही उत्तर है और एक ही आंसर दिया गया है, तो उसमें अलग अलग नंबर दिया गया है, तो वो विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। विश्वसनीय तभी माना जाएगा कि जब कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन को उत्तर सेम दे रहा हो और उसको सेम नंबर मिलना चाहिए, तभी वो विश्वसनीय माना जाएगा और मूल्यांकन भी सही होगा, वैध माना जाएगा। फिर हम दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे, वैधता। मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षा करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। जैसे कि हम किसी भी सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट जैसे मैथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैथ में हम ये नहीं देखते हैं कि उसका राइटिंग कैसा है, वो और दूसरे सब्जेक्ट के बारे में जानता है नहीं जानता है। हम सिर्फ मैथ पे फोकस करेंगे कि हम क्वेश्चन दिए हैं और बच्चा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो वो सही है और हम उसको सही नंबर देंगे। तो वैध इसको माना जाता है, ना कि एग्जाम है, मतलब हम एग्जाम दे रहे हैं मैथ का और उसमें किसी और सब्जेक्ट का भी उसमें ख्याल रखा जाए कि इसको राइटिंग सही नहीं बनता है, ये इसका आंसर अलग दे रहा है। तो मैथ में मैथ का क्वेश्चन किसी भी तरीके से सॉल्व करें, अगर आंसर सेम आ रहा है तो वो सही है। मैथ को बनाने के लिए एक विधि नहीं होती है, कई फार्मूले से भी बनाया जाता है, तो वो वैध माना जाएगा। यदि कोई परीक्षा वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है, तो परीक्षा वैध माना जाएगा।
ये भी वही कह रहा है। और हम तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे विभेदीकरण। विभेदीकरण से यह तात्पर्य परीक्षण के उस गुण से है जिसके द्वारा पढ़ने में तेज, सामान्य एवं पिछड़े छात्रों के मध्य काफी सीमा तक भेद किया जा सके। इसके प्रत्येक प्रश्न के कठिनाई स्तर का पता चल जाता है। इसमें ये बता रहा है कि विद्यार्थी चाहे किसी भी श्रेणी का हो, या तेज हो, पढ़ने में तेज हो, या सामान्य हो, या थोड़ा कमजोर हो, तो जब उनके सामने कठिनाई प्रश्न रखा जाता है तो ये देखा जाता है कि पूरे क्लासरूम के बच्चे में से कितना बच्चा कठिनाई प्रश्न को सॉल्व कर पाता है। तो इससे हमको ये पता लगता है कि जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो उस सिलेबस में जो पढ़ाया गया सिलेबस हो, उस सिलेबस में कठिनाई प्रश्न जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको कितना % बच्चा सही रूप से लिख पा रहा है और आंसर दे पा रहा है। तो इसका मतलब यही है। फिर हम चौथे पॉइंट में बात करें कठिनाई स्तर। प्रश्न का वह महत्वपूर्ण लक्षण है संपूर्ण प्रश्न पत्र में दिए गए अंक के वितरण को किसी के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। कठिनाई स्तर, जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हम लेके चलते हैं तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जाहिर सी बात है कि जब बालक दीर्घोत्तरीय प्रश्न वो सॉल्व करता है परीक्षा में, तो उसको 1-2 नंबर तो दिया जा नहीं सकता है। वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि 5 नंबर 10 नंबर का होता है, तो उसको हम थोड़ा नंबर नहीं दे सकते हैं। जब वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगर अच्छे से वो सॉल्व किया है तो उसको हम उस लेवल का ही नंबर देंगे। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठता। जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है वह परीक्षा वस्तुनिष्ठ कहलाती है। किसी भी परीक्षक के लिए वस्तुनिष्ठ होना जरूरी है क्योंकि इसका विश्वसनीयता व वैधता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है और सबसे भरोसेमंद तरीका हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी विद्यार्थी जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर देता है तो उसमें क्या होता है कि जब विद्यार्थी अगर सही आंसर देता है तो उसका चाहे हैंडराइटिंग अच्छा नहीं हो, चाहे जो भी हो, अगर आंसर सही है तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर का 1 मिल रहा हो तो उसको 5 नंबर ही मिलेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, उसमें हर चीज़ देखा जाता है कि राइटिंग कैसी है, लैंग्वेज कैसा लिखा है, अच्छे से लिखा है या नहीं लिखा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर क्या दे रहा है। तो उसमें जैसे कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो उसमें 2 नंबर भी मिल सकता है, 3 नंबर भी मिल सकता है, तो इस तरीके का हो सकता है। लेकिन वस्तुनिष्ठता में ऐसा नहीं देखा गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये होता है कि अगर आप 10 क्वेश्चन में से 10 बना रहे हैं तो टोटल नंबर उसमें मार्किंग किया जाता है, उसमें एक भी नंबर काटा नहीं जाता है। तो सबसे मूल्यांकन का सबसे बेस्ट माध्यम है वस्तुनिष्ठता। इसमें स्टूडेंट का स्तर काफ़ी हद तक पता चलता है और स्टूडेंट को ये भरोसा होता है कि हमने कितना क्वेश्चन बनाया है और कितना नंबर हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हम आज मूल्यांकन पे बात किए थे और इस छोटे से चैप्टर पे हम आज बात किए। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।